विपक्ष के 3 नेता ऐसे हैं जिनकी वजह से इंडिया गठबंधन का पूरा प्लान नेस्तो नाबूद हो सकता है। अब ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे हम आपको इस वीडियो में पूरा तथ्य देंगे कि आखिर किन वजहों से ऐसा हो सकता है। उससे पहले मैं अपने वीडियोज़ के कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। उसमें बहुत सारे दोस्त अलग अलग तरीके के कमेंट लिखते हैं। बीजेपी वाले ये कमेंट लिखते हैं कि मैं राजद का एजेंट हूँ, और राजद के दोस्त ये कमेंट लिखते हैं कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ। तो यार, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है तो निश्चित तौर पे मैं कुछ ना कुछ सच ज़रूर बोलता हूँगा, तभी आप लोगों को मेरी बात कड़वी लगती है। खैर, फिलहाल वापस लौटते हैं जो इस वीडियो का मेन मुद्दा है उस पर, कि विपक्ष के वो 3 ऐसे कौन से नेता हैं जिनकी वजह से इंडिया गठबंधन अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाएगा। बात अगर बिहार से शुरू करें तो बिहार से महाराष्ट्र तक बात होगी और फिर यूपी की भी बात होगी इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेके काफ़ी सीरियस दिख रहे थे। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद लालू यादव जब से विपक्षी एकता के अभियान में जुटे, पूरे विपक्षी एकता की मुहिम ही बदल गई। अब बिहार में जब तक लालू यादव हैं तब तक कांग्रेस और राजद का जो गठजोड़ है, उसमें बाद में जदयू आई है, वो लगातार इसके प्रयास में रहेंगे कि किसी भी तरीके से इस गठबंधन को और मजबूत किया जाए और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारा जाए। लेकिन यहाँ पे मैं बिहार के कुछ आंकड़े दे देता हूँ। बिहार में जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को 23% वोट मिला था, जबकि राजद को 19% के आसपास वोट मिला था। नहीं, माफ़ कीजिएगा, राजद को 19% नहीं मिला था, 18.5% मिला था, और जदयू को 19% से थोड़ा सा ज़्यादा मिला था। कांग्रेस को 8.5% मिला था, और जो रामविलास पासवान यानी लोजपा जो थी रामविलास पासवान की पार्टी, उसको वोट मिला था लगभग 6 से 7% के बीच में। यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है? गौर करने वाली बात ये है कि बिहार में अगर अब जो गठबंधन बदल गया है, इसमें क्या क्या होगा, तो आप सीधा सीधा अगर आप जोड़ दें किसका वोट, आप जोड़ दें लालू यादव की पार्टी राजद का वोट जोड़ दें 18% और 19% अगर जदयू का जोड़ दें तो ये 37% वोट होता है, और इसमें अगर 8% वोट और कांग्रेस का जोड़ दें तो ये 45% वोट होता है। जबकि बीजेपी के तरफ अगर हम देखें तो लोजपा के 6% 7% वोट जोड़ लें और 23% आप बीजेपी के जोड़ लें तो ये 30% होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और बदलाव हो गया है। 2019 के चुनाव में जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, आरएलएसपी उस समय हुआ करती थी, उसको 4% वोट मिला था। जो इस बार बीजेपी के पाले में है वो 4% जोड़ते हैं तो 34% होता है, और हम पार्टी जो है उसके पास भी कुछ अपना जनाधार है। कुल मिला के ये लड़ाई काफ़ी कांटे की होने वाली है बिहार में। और सीटों के बारे में मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि बीजेपी को 17 से 18 सीट मिल सकती है और महागठबंधन को 22 से 23 सीट मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात कुछ और है कि जो नीतीश कुमार हैं उनके बारे में ही ये महागठबंधन के नेता श्योर नहीं है कि नीतीश कुमार कब तक महागठबंधन में टिके रहेंगे, क्योंकि वो लगातार कभी ना कभी बीच बीच में उनकी नाराज़गी की खबरें आती हैं। राजद के साथ उनकी पार्टी का तनाव देखने को मिल जाता है, फैसलों में काफ़ी विरोधाभास मिलता है। इसी वजह से जो बेंगलोर में बैठक हुई थी विपक्षी दलों की, जो दूसरी बैठक हुई थी, उसमें संयोजक पद पे नीतीश कुमार को नहीं बैठाया गया। हालांकि अब ये खबर आ रही है, पुख्ता खबर है एक तरीके से कहें कि जो राजनीतिक गलियारों में खबर चल रही है, जो महागठबंधन में शामिल हैं बड़े नेता, उनकी तरफ से ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को जो मुंबई में विपक्षी दलों की तीसरी बैठक होने वाली है उसमें इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जो समन्वय समिति यानी सीटों का जो बंटवारा हो कैसे हो, उसका चेयरपर्सन सोनिया गांधी को बनाया जा सकता है। सोनिया गांधी से आग्रह इसके लिए किया जाएगा कि सोनिया गांधी जो इंडिया गठबंधन है उसके समन्वय समिति का चेयरपर्सन बन जाए। हालांकि संयोजक
नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं, जो 31 जुलाई माफ़ कीजिएगा इस महीने के अंत में, यानी कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2 दिन की बैठक होने वाली है मुंबई में इंडिया गठबंधन की, जो तीसरी बैठक है, उसमें ये प्रस्ताव आएगा और उस पर मुहर भी लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार 2024 के चुनाव तक महागठबंधन के साथ रहेंगे, या फिर 2024 के बाद अगर मान लीजिए नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं मिलती है, तो क्या वो 2024 के बाद भी महागठबंधन में बने रहेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है। इसकी वजह से ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास नज़र आता है लोगों की बातों में। आप भी अगर जाइएगा किसी से पूछिएगा तो अगला बंदा यही बोलता है कि नीतीश कुमार के बारे में कहा नहीं जा सकता है कि वो किस दल के साथ गठबंधन में रहेंगे। खैर, जैसा कि मैंने बताया कि अगर बिहार में लड़ाई होती है तो 16, 17, 18 सीट तक बीजेपी को मुश्किल से अगर खूब मिली सीट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और खूब लड़ाई हुई, तो इससे ज़्यादा थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर कोई ये कह दे कि 20 सीट 25 सीट, तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से सही नहीं लगता है। तो एक तो इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा सवालिया निशान जो इसकी शुरुआत किया था जिन्होंने, नीतीश कुमार, उन्हीं के ऊपर है। तो नीतीश कुमार के साथ आखिर जो एक सबसे बड़ा बैगेज है, या यूं कहें कि नीतीश कुमार के साथ जो सबसे बड़ा डर का जो एक कहें कि सामान है, वो उनका अविश्वसनीय होना, क्योंकि उन्होंने इतनी बार सरकार बदल लिया है। हालांकि अभी तो ये भी खबर आई थी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार है वो नीतीश कुमार के ही वजह से रोक के रखा गया था। कुछ समय पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब ये संसद सत्र, मानसून का सत्र शुरू होने वाला था, उसके पहले कि नीतीश कुमार को कोई बड़ा पोर्टफोलियो दे के उन्हें केंद्र में भेजा जा सकता है, क्योंकि उस समय महागठबंधन में, बिहार के महागठबंधन में अनबन की खबरें लगातार आ रही थी। हालांकि अब ऐसा नहीं है। अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोबारा फिर से सहजता से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर ऑफिस जा रहे हैं, जो कि अभी तक 25 दिन के बाद मंत्रालय पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री, आप समझिए। आलोक मेहता का भी वही हाल है। आलोक मेहता भी अपने मतलब मंत्रालय काफ़ी समय तक नहीं पहुंचे। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं खींचतान है। लेकिन कुल मिला के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जब तक बन रही है, जब तक इन दो शीर्ष नेताओं के बीच में बन रही है, और सिर्फ बनती कैसे है, नीतीश कुमार कहते हैं भैया मुझे ये पसंद नहीं है, तेजस्वी यादव को मजबूरी में वो काम करना पड़ता है, वो मानना पड़ता है, तभी तक ये गठबंधन चल रहा है। उसका नुकसान भी तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं जरूर होगा। उनके जो कोर वोटर हैं उनके अंदर भी थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है।